इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बच्चों हम लोग विनियोग के विकल्प सीख रहे थे, अल्टरनेटिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। उसका पार्ट 4 था। पार्ट 4 में इसी टेबल के जो है हमने अलग अलग पार्ट्स किए, ए बी सी डी देखा हमने, आज हम ई देख रहे हैं इसका। इसके अंतर्गत बच्चों हमने जो है विनिमय साध्य प्रतिभूतियाँ और गैर विनिमय साध्य प्रतिभूतियाँ देखी थी। विनिमय साध्य प्रतिभूतियाँ थी जो कि नेगोशिएबल है, जो कि ट्रांसफरेबल है, एक्सचेंज होती हैं। उनमें हमने देखा था फिक्स्ड वाली और वेरिएबल, है ना, लॉन वाली और ये सब देखी थी। वेरिएबल में हमने जो स्टॉक देखा, और स्टॉक के बाद में जो है हमने ये इक्विटी शेयर देखे और स्टॉक देखा। स्टॉक में हमने जनरल स्टॉक देखा था और प्रेफरेंस स्टॉक बाकी था, जो कि मैं आज ले रही हूँ। और उसके बाद में गैर विनिमय साध्य प्रतिभूतियाँ देखेंगे, बैंक जमा है, डाकघर बचते, और ये आगे देखते हुए हम इस टेबल को जो है कंप्लीट करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है इस चैप्टर की कवर करती हैं। अल्टरनेटिव है विकल्प की कि कौन कौन से आप है ना जो है इन्वेस्टमेंट्स किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो प्रेफरेंस स्टॉक था, जिसके अंतर्गत था कि उनको प्रेफरेंस स्टॉक का मतलब ये कि उन्हें प्रेफरेंस प्राप्त है ना, एक पूर्वाधिकार प्राप्त है। उन्हें जो है डिविडेंड पहले मिलेगा और लाभांश पहले मिलेगा, और चाहे वो पूर्व में पर्याप्त धन हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी इनको पहले ही डिसाइड हो जाता है कि इनको लाभांश तो दिया जाना है। और इनमें जोखिम कम होती है क्योंकि थोड़ी सी आय इनकी कम होती है, लेकिन इसमें जो है रिस्क कम होने के कारण ये भी लोग जो है प्रेफरेंस स्टॉक में पैसा लगाते हैं। तो ये है। और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस स्टॉक जो है मतलब इसका जो है कन्वर्टेबल, जो हमने जनरल स्टॉक देखा था एक, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस स्टॉक है। प्रायर प्रेफरेंस स्टॉक पूर्व पसंद की स्टॉक देखा हमने, जिसमें कि पूर्व में ही लाभांश का भुगतान डिसाइड हो जाता है। और एक है कन्वर्टेबल परिवर्तनीय पसंदगी स्टॉक। परिवर्तनीय पसंदगी स्टॉक के अंतर्गत क्या होता है कि स्टॉक होल्डर कैन एक्सचेंज स्टॉक, वो अपने स्टॉक को एक्सचेंज कर सकता है। परिवर्तनीय है, कंपनी से परिवर्तन कर सकता है और उससे जो है उस पर एडिशनल डिविडेंड दिया जाता है। साथ ही अगर कंपनी जो थी सेल्स टारगेट अचीव कर लेती है, तो उन्हें इन्वेस्टमेंट के अतिरिक्त लाभांश भी जो है उनको प्राप्त होता है। मतलब ये देखा जाता है कि कंपनी की सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग इनको परिवर्तनशील वालों को एक्स्ट्रा लाभांश भी मिलता है। तो ये तो हमने देखी थी विनिमय साध्य प्रतिभूतियाँ, जिसमें प्रेफरेंस स्टॉक मैंने आज आपको बताया दो तरह का है ये प्रेफरेंस स्टॉक, एक तो प्रायर प्रेफरेंस स्टॉक और दूसरा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस स्टॉक। चलिए इसके बाद हम अगली प्रतिभूतियाँ देख रहे हैं, गैर विनिमय साध्य प्रतिभूतियाँ, नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स। नॉन नेगोशिएबल का मतलब है कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। बैंक जमा है आपकी खुद की है, भाई स्टॉक जो था आपके शेयर से वो आप किसी और को दे सकते हो, लेकिन ये किसी और को नहीं देंगे, आपके नाम ही रहते हैं। तो इसमें जो है नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हम देख रहे हैं बैंक जमा है। बैंक में जो पैसा जमा कराते हैं हम, तो किस तरह से जमा होता है। बैंक में आप एफडी के रूप में पैसा रख सकते हैं। फर्स्ट हम कहेंगे स्थायी जमा। स्थायी जमा के अंतर्गत तो आपको पता ही होगा कि हम जो है मिनिमम 1000 से लेकर के लिमिट नहीं है, लिमिटेड आप कितना भी अमाउंट उसमें रख सकते हैं, और उसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। बैंक आपको फिक्स रिटर्न देती है, ब्याज का ब्याज दर आपकी निश्चित होती है, और दीर्घावधि में आपको लाभांश ज़्यादा। जैसे आपने पैसा रखा, मान लीजिए आप 5 या 10 साल तक के लिए पैसा रखते हैं, तो डबल पैसा भी जो आपका हो सकता है। अलग अलग कंपनी की बैंक की अलग अलग पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो मतलब आपको अच्छा रिटर्न जो है बैंक्स आपको दे देती है लंबे टाइम के लिए, अगर आपने वहाँ पे पैसा उनको दे दिया है तो ये आपका होता है दीर्घावधि में ब्याज ज़्यादा मिलता है, और ब्याज की जो है दर प्रतिवर्ष फिक्स रहती है। ब्याज आपको प्रतिवर्ष दिया जाता है, ब्याज में कोई भी कोताही नहीं होती है। करंट एसेट्स, करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट बच्चों होता है चालू खाता, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि बैंक ये सिर्फ आपको फैसिलिटी देती है, बाकी ब्याज व्याज नहीं देगी, आपको बहुत कम ब्याज देगी, क्योंकि आप कभी भी निकालने जा रहे हैं, कभी भी रखने जा रहे हैं। और इवन देन आपका पैसा उसमें, अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख ही है, बिजनेस में कई बार बहुत पैसे की आवश्यकता होती है, तो 10 लाख है आपके पास में, लेकिन आपको पेमेंट 12 लाख का करना है, तो 2 लाख आपको ओवरड्राफ्ट भी फैसिलिटी देते हैं। अधिविकर्ष जिसे कहा जाता है कि आपके पैसे से ज़्यादा पैसा भी आप वहाँ से ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं बैंक से। बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है ये, और बाद में वापस से आप चुका देते हैं। लेकिन एक बार आपका बिजनेस में आपको हेल्प इससे मिलती है कि आप एकदम इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं, तो आप बैंक से कह देंगे कि भैया आप हमारा 12 लाख का पेमेंट कर दीजिए। तो करंट अकाउंट में फैसिलिटी जो है उनको दी जाती है। करंट अकाउंट जो होता है, इसमें कितनी बार भी जमा करिए, कितनी बार भी आप पैसा निकाल सकते हैं, ये फैसिलिटी। और एक ही दिन में 10 बार आप आहरण करिए, 10 बार आप जमा करिए, तो रेस्ट्रिक्शंस कुछ भी कर नहीं है। लेकिन ये इस तरह से बिजनेस वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और इसको जो है कितनी बार भी आप विड्रॉल करने के साथ साथ, ये कौन आदमी खोल सकता है, एक तो इंडिविजुअल खोल सकता है आपका, दूसरा आपका जो है सोल ट्रेडर खोल सकता है, पार्टनरशिप फर्म खोल सकती है, कंपनी खोल सकती है ना। और इसी तरह से आपके जो है क्लब खोल सकते हैं, सोसाइटी खोल सकती है, ट्रस्ट होते हैं वो भी खोल सकते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो भी खोल सकती है, इवन देन गवर्नमेंट भी इस अकाउंट को जो है करंट अकाउंट को अपने आप ही खोल सकती है। तीसरा इसमें जो है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट में बच्चों क्या होता है कि शेयर्स ट्रांजेक्शन के लिए एक नया अलग से अकाउंट जो है क्रिएट किया गया है, जिसमें क्या होता है, पहले तो जो सौदे होते थे वो इलेक्ट्रॉनिक सौदे नहीं होते थे, ई ट्रांजेक्शन्स नहीं होते थे। लेकिन आजकल तो बैंक ने इन सब जगह ई ट्रांजेक्शन्स स्टार्ट कर दी डीमेट अकाउंट से। तो सेबी इसमें जो है इसको कंट्रोल करता है, इसको गवर्न करता है
सेबी इसको देखता है, चेक करता है कि सेल और परचेज एक्टिविटीज़ जो है नॉर्मल तरीके से हो रही है और किसी का कोई अहित नहीं हो रहा हो, किसी भी कस्टमर को जो है किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा, मतलब फ्री आ होकर के आप, क्योंकि प्राइवेट सिक्योरिटीज़ होती है शेयर शरीर में, तो कई भी यार जो है फ्रॉड का भी चांसेस होते हैं, लेकिन सेबी के गवर्न करने से इसमें जो है आपके फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सेबी के कारण जो होता है लोग आगे इसमें इन्वेस्ट करते हैं और डीमेट अकाउंट खोलते हैं, जिससे क्या होता है बिल्कुल ईजी कंफर्टेबल तरीके से सेफ वे में आपके जो है ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप है ना सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो ये बच्चों डीमेट अकाउंट मैंने आपको बताया, इसमें फिर आगे हम इसके जो है और भी आगे कल हम दिखेंगे इसमें डीमेट अकाउंट के बाद में जो है रिटायर कर्मचारियों के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं और ऐसे पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए कौन सी स्कीम्स हैं, सेविंग अकाउंट कौन कौन से, रेकरिंग आरडी क्या होती है, ये सारी बातें आपको वैसे मालूम होंगी, लेकिन इनको अच्छे से समझ के आपके यहाँ पे जो है आपके कोर्स में एक ही इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किस किस तरह से। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट्स देखेंगे, पहले हम बैंक जमाएँ देख रहे हैं और फिर पोस्ट ऑफिस की जमाएँ देखेंगे। इस तरह से फिर जो है नॉन बैंकिंग कंपनियाँ होती हैं वो भी अपने आप पे पैसे जमा करती हैं, उनमें पैसा कैसे जमा होता है, ये स्कीम्स देखेंगे। फिर इसके बाद में हम प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, म्यूचुअल फंड्स पे आएंगे। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनका आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो ये आपको जो है अच्छे से समझना है।